गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री पुरुषचरण। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पूरा कहते हैं पूर्व को, अर्थात आगे की ओर, और चरण कहते हैं चलने को। चलने से पूर्व की जो स्थिति है, तैयारी है, उसे पुरुष चरण कहा जाता है। चलने के 3 भाग हैं। पहला गति, दूसरा आगति, तीसरा स्थिति। गति कहते हैं बढ़ने को, आगति कहते हैं लौटने को, और स्थिति कहते हैं ठहरने को। पुरुष चरण में यह तीनों ही क्रिया होती है। किसी विशेष अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है, तो उसके साथ साथ उन दोषों को लौटाया भी जाता है जो प्रगति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक होते हैं। इस गति अगति से पूर्व शक्ति को प्रस्फुटित करने के लिए जिस स्थिति को अपनाना होता है, वही पुरुष चरण है। सिंह जब शिकार पर आक्रमण करता है तो एक क्षण ठहर कर हमला करता है। धनुष पर बाण को चढ़ाकर जब छोड़ा जाता है तो यथेचित रुक कर तब बाण छोड़ा जाता है। बंदूक का घोड़ा दबाने से पहले जरा सी देर शरीर को साध कर स्थिर कर लिया जाता है ताकि निशाना ठीक बैठे। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में आत्मिक बल एकत्रित करने के लिए कुछ समय आंतरिक शक्तियों को फुलाया और विकसित किया जाता है। इसी क्रिया का नाम पुरुष चरण है। सवा लक्ष्य का न्यूनाधिक मंत्रों का अनुष्ठान एक सर्वसुलभ सर्वजनोपयोगी साधन है। पुरुष चरण किसी कार्य विशेष के लिए किया जाता है। इसका विधान बहुत विस्तृत है। यह पुरोहित की अध्यक्षता में किया जाता है। अनुष्ठान को अकेला मनुष्य बिना किसी सहायता के कर सकता है। पुरुष चरण के लिए अनेक कर्मकांडी पंडितों का सहयोग आवश्यक होता है। किसी विशेष पाप के प्रायश्चित के लिए, किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए पुरुषचरण किए जाते हैं। इससे अपने अंदर ऐसी शक्ति का उद्भव होता है जिससे अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है। गायत्री पुरुषचरण किस मुहूर्त में करना चाहिए और किस आहार विहार के साथ करना चाहिए, इसका वर्णन इसी प्रकरण में अन्यत्र दिया हुआ है। समय और नियम का पालन करते हुए इस पुरुष चरण की महासाधना को किसी विज्ञ कर्मकांडी पुरोहित की अध्यक्षता में आरंभ करना चाहिए। उत्तम स्थान चुनकर वहाँ पूजा की वेदी बनानी चाहिए। आटा, रोली आदि, मेहंदी, पीली मिट्टी, पेवड़ी आदि मांगलिक वस्तुओं की सहायता से चौक पूरे बीच में हवन की वेदी बनावे। वेदी भूमि से 4 अंगुल ऊंची और 24-24 अंगुल लंबी चौड़ी होनी चाहिए। ईशान कोण में कलश स्थापित करे। एक चौकी पर देव स्थापन एवं गायत्री मंत्र की स्थापना करे। चौकी के निकट घी का दीपक जलता रहना चाहिए। गायत्री पूजा का विधान आगे दिया हुआ है। उस पूजा को करने के उपरांत अन्य कार्य आरंभ करें। जप से दशांश होम, होम से दशांश तर्पण, और तर्पण का दशांश मार्जन, और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराने का पुरुष चरण का नियम है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए पहले यह निश्चय करना चाहिए कि हमें कितने जप का पुरुष चरण करना है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति से संबंध है। सवा लक्ष्य मंत्रों का करना हो तो 12,500 आहुतियों का हवन करना होगा, 1,250 तर्पण होगा, 125 मार्जन करने होंगे और 12 से अधिक ब्राह्मण भोजन कराना होगा। इससे व्यय का अंदाजा लगा लेना चाहिए। जप तप की संख्या न्यूनाधिक की जा सकती है। पुरुष चरण का कार्य विभाजन इस प्रकार है।
पहला नित्यकर्म स्नान आदि, दूसरा संध्या, तीसरा गायत्री पूजन जिसके प्रधान अंग पूजा, कवच, न्यास, ध्यान एवं स्तोत्र है। चौथा शाप मोचन, पांचवा हवन, छठा तर्पण, सातवां मार्जन, आठवां मुद्रा, नौवां विसर्जन, 10वां ब्राह्मण भोजन। यह क्रम नित्य चलना चाहिए। इतने बड़े कार्य के साथ अधिक जप अपने आप नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्राह्मणों को वर्ण करके उनके लिए केवल जप नित्य कर दिया जाता है। पुरोहित यजमान से पूजन, ध्यान, होम, तर्पण आदि करता है। होम तर्पण के लिए भी कई व्यक्तियों की सहायता ली जा सकती है जिससे समय की बचत हो सके। पुरुष चरण 1.25 लाख, 24 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ अथवा न्यून से न्यून 24,000 होता है। प्रायः 24 दिन में उसे पूरा करना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जप करने वाले तथा हवन तर्पण में सहयोग देने वाले ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी होती है। नियुक्त ब्राह्मणों का भोजन, उनके लिए नए वस्त्र, पात्र तथा दक्षिणा की समुचित व्यवस्था की जाती है। पुरुष चरण पूरा हो जाने पर ब्रह्मा भोज, प्रतिभोज, बड़ा यज्ञ, कथा, कीर्तन, प्रसाद वितरण आदि का समारोह उत्सव मनाना चाहिए और मंगल कामना के साथ पूजा सामग्री को किसी शुद्ध स्थान पर विसर्जित करते हुए कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए। अब पुरुष चरण के 10 अंगों का पृथक पृथक वर्णन किया जाता है। ओम शांति।